नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा +1 का जो पुस्तकों का अध्ययन कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारी एक पुस्तक जो है अभिव्यक्ति माध्यम नाम से है और उसको आज हम आरंभ कर रहे हैं, जिसको हम लगभग 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। तो रेगुलर मेरे साथ आप बने रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और कॉपी में राइट डाउन करते रहिए, याद करते रहिए। तो कक्षा 11वीं का ये आपका पहला टॉपिक है जनसंचार माध्यम। और जनसंचार माध्यमों में जो है वो है टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट मीडिया, यानी कि उसको हम कहते हैं मुद्रित माध्यम, अखबार, पत्र पत्रिकाएं। और हमारा अंत में आता है भाई इंटरनेट, जिसका आज बहुत बोलबाला है। तो हम एक एक करके आपके प्रश्नों को करेंगे। आपका जो इसमें 4 लिखा हुआ है, अध्याय 4 नहीं है, 1 है, अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम और लेखन। सबसे पहले स्मरणीय बिंदु जो हमें याद रखने हैं, इनको आप हेडिंग बना के अलग अलग लिख लेंगे। पहले तो जनसंचार का अर्थ, क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जनसंचार का अर्थ क्या है। तो चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये 11वीं और 12वीं में बिल्कुल एक जैसा है। तो 12वीं के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। विल्लेश्रम प्रसिद्ध संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अगला छोटा क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, संचार किसे कहते हैं। पहले में आपने क्वेश्चन डाला संचार का अर्थ क्या है, और इसमें आप क्वेश्चन डालेंगे संचार किसे कहते हैं। संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। एक उंगली के स्पर्श से दूर बैठे अपनों से संचार कर सकते हैं, मीन्स आप बातचीत कर सकते हो। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। संचार एक प्रक्रिया है
जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों की ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। एक के अभाव में भी ये संभव नहीं है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक या इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आप इसमें डाल सकते हैं, संचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो संचार के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं। पहला तत्व है स्रोत। संचार प्रक्रिया को आरंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वह स्रोत है। अगला कूटीकृत या एनकोडिंग। संदेश की भाषा का ज्ञान संचार करता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। यानी कोडिंग का अर्थ है, हम जैसे आप हिंदी भाषा में बोल रहे हो ना, तो सामने वाले को भी हिंदी भाषा बोलना आना चाहिए। अगला है संदेश। अब संचार करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? संचार के लिए कोई संदेश भी तो होना चाहिए ना, सामने वाले को कुछ तो मिले। तो संचार सफल संचार करने के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना भी आवश्यक होता है। अब बात आती है, देखो अपने पास हम संचार करना भी चाहते हैं और हमारे पास संदेशा भी है। अब बात आती है माध्यमों की। तो हमारे पास माध्यम भी तो होना चाहिए ना संचार का। या तो हम सीधे रूप से सामने वाले को बताएं, या फिर हम उसको रेडियो के माध्यम से पहुंचाएं। यानी संचार के माध्यम, चैनल संदेश को किस माध्यम, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। यानी उसके माध्यम कौन से हैं। क्योंकि हमारे आज के जो टॉपिक है उसका विषय भी यही है कि संचार के माध्यम। तो माध्यम क्या क्या हैं, तो इसमें बताया गया है कि टेलीफोन है, समाचार पत्र है, रेडियो है या फिर इंटरनेट है। इनके द्वारा हम संचारों को या संदेशों को एक दूसरे से साझा करते हैं। अगला है डीकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। एक तो कोडिंग होता है भाई संदेश भेजना, और डीकोडिंग होता है उस संदेश को समझना। तो कोडिंग और डीकोडिंग भी समझ सकते हैं आप इसमें। वो अर्थ आपको समझ में भी आना चाहिए संदेश। और अगला है फीडबैक। भाई फीडबैक क्या होता है? जब हमारे समझ में कुछ आएगा ना, तो हम सामने वाले को कोई जवाब दे पाएंगे, तो वो उसका फीडबैक होता है। फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं। और अगला है शोर। संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती हैं। शोर मानसिक, तकनीकी या भौतिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कक्षा में पढ़ रहे हैं या आप वर्तमान में अब वीडियो देख रहे हो और यहाँ ऊंचे स्वर में कोई वाद्य यंत्र बजने लग जाए, तो आपको इस वीडियो में रस आना बंद हो जाएगा। अर्थात आप इसको सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको बाहर की ध्वनि है ना, वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो इसलिए संचार के में रुकावटें भी नहीं होनी चाहिए। अगला है भाई संचार के प्रकार। क्वेश्चन डाल सकते हैं, संचार के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला प्रकार है सांकेतिक संचार। भाई सांकेतिक संचार तो जब होता है जब हम बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं ना, तो वो सांकेतिक संचार होता है। यानी बात जब संकेतों द्वारा समझाई जाए। जब कक्षा में आपको अध्यापक पढ़ा रहा होता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ अब और आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, तो वो सांकेतिक संचार कहलाता है। अगला है मौखिक और अमौखिक संचार। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं भाई, हम जुबानी बोल करके आपको पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको बगैर सामने पुस्तक रखे आपको कुछ बताता हूँ, तो वो मौखिक संचार होता है। और भाई मैं कुछ पुस्तकें देखकर आपको पढ़ाता हूँ, वो अमौखिक संचार होता है। यानी मौखिक और अमौखिक संचार। जब मुख खोल के बोल करके संचार करें, वह होता है मौखिक। और बिना मुख बोले
मुख खोल ले भाई, बात समझाएं। यानी कई मर्तबा हम क्या करते हैं, इशारों में कोई बात समझा देते हैं, जैसे आँख के इशारे से, हाथ के इशारे से। मान लो आप पूछ रहे हैं जाऊं सर, आऊं सर, तो इस तरह से जो इशारे करते हैं ना हम, वो जो इशारों के द्वारा हम समझाते हैं वो हमारा मौखिक अमौखिक संचार होता है। या हम कोई बात जुबानी बोलते हैं वो मौखिक होता है, और देख करके कोई बात बोलते हैं वो अमौखिक होता है। नंबर 3 है भाई अंतर्वैयक्तिक संचार। जब व्यक्ति अपने से बात करे और मन में प्रश्न करे और उत्तर दे, वह अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। यानी कई मर्तबा ऐसा होता है आदमी बैठा बैठा है ना, स्वयं क्या करने लग जाता है, स्वयं से ही बातें करने लग जाता है कि ये बात सही है नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये होता है अंतर्वैयक्तिक संचार भाई, यानी खुद से ही प्रश्न कर लेता है और खुद ही उसके जवाब दे लेता है। अंतर्वैयक्तिक विचार। अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार भाई। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके संचार करें तो वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। समूह संचार। समूह संचार, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। अगला है जन संचार। जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जन संचार कहते हैं। जैसे भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं, हजारों की तादाद में बैठे हैं, हमारी वॉइस वहाँ तक, हमारी आवाज़ है वहाँ तक नहीं जा सकती है, तो ऐसे में हम यांत्रिक यानी ऊर्जा, बिजली के उपकरणों का हम प्रयोग करेंगे, माइक का हम प्रयोग करेंगे ताकि आपको आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे पड़े। तो ये होता है भाई जन संचार। और यह माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट कुछ भी हो सकता है जो हमने 4 ऊपर देखे हैं। अब आ गया भाई संचार के क्या क्या कार्य हैं। इसको है ना आप अलग अलग क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। संचार के कार्य: प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। जन संचार के कार्य, एक तो संचार के कार्य हो गए, फिर जन संचार के कार्य। जन संचार के कार्य क्या हैं? तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों को की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना, ये सारे क्या हैं भाई? जन संचार के कार्य हैं। आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीकी से प्रेरित हैं भाई, परंतु भारतीय इतिहास गवाह है कि देव ऋषि नारद पहले समाचार वाचक माने जाते थे। यानी वह सबसे बड़ा समाचार बताने वाला नारद कहा जाता था भाई, यानी उसका नाम नारद था। आज भी कोई जो है ना बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसे नारद की संज्ञा है ना दे डालते हैं। महाभारत काल में संजय की कल्पना, जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था, एक असमृद्ध संचार व्यवस्था की ओर संकेत करता है, इशारा करता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम भाई, जनसंचार के आधुनिक माध्यम क्या क्या हैं? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम है भाई, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टेलीविज़न है, सिनेमा है और इंटरनेट है, जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं चारों माध्यम मोटे मोटे अक्षरों में, हरे अक्षरों में। संचार की मजबूत कड़ी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट माध्यम है। यही समाचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। पत्रिका के 3 पहलू हैं भाई। पहला, समाचारों को संकलित करना, दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छाप करके पाठकों तक पहुंचाना। संवाददाता को खबरें एकत्रित करके, संवाददाता जो होते हैं भाई वो खबरें एकत्रित करके लेके आते हैं और उन्हें व्यवस्थित ढंग से छापने का काम संपादक करता है। 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई थी, परंतु भारत में इनकी शुरुआत 1780 में हुई थी भाई। जेम्स अगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई थी। तो पहला जो अखबार है भाई वो भारतवर्ष में 1780 में छपा था, जो कोलकाता से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मारतंड भी 1826 में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। तो भाई पहला साप्ताहिक पत्र है ना,
ये कई बार आपका है ना कई एग्जाम में आता है, पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये भाई उद्दंड मार्तंड 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ये सभी टेस्ट में भी पूछा जाता है और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। तो इसका संपादन किसने किया था भाई? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकाल करके इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी स्वतंत्रता से पहले कौन कौन थे भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त थे भाई, जो ये पत्र पत्रिकाएं छापते थे। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं उस टाइम की कौन सी थी भाई, यानी उस समय की कौन सी थी? केसरी है, हिंदुस्तान है, सरस्वती है, हंस है, क्रमवीर, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत, ये सारी पत्रिकाएं उस समय छपती थी। आज़ादी के बाद प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने आगे, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर आदि हैं। अब जो समाचार पत्र हैं भाई, नवभारत टाइम्स है, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण इत्यादि हैं। पत्रिकाएं हैं भाई, धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बनी हैं, जो आज भी चल रहे हैं। अब जो जो माध्यम हमने बताए थे ना भाई, उन माध्यमों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। रेडियो भाई, याद रखना इन तिथियों को। रेडियो जनसंचार का सर्वे माध्यम है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। 1895 में ना इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसी का रूपांतरण रेडियो भी है। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था और 1936 में जो है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ चुका है। ये भाई आंकड़े सही हैं। यदि किसी ने पहले आंकड़े कोई गलत आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं तो आंकड़ों को थोड़ा सा दुरुस्त कर ले भाई। हो सकता है किसी मेरे जैसे ने ये आंकड़े पहले आपको गलत बता दिए हों, तो उन आंकड़ों को आप ठीक कर लेना। अगला है टेलीविज़न। यह दृश्य सर्वे माध्यम है, इसकी विश्वसनीयता सर्वाधिक है और 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा प्रारंभ की और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई भाई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 15 अगस्त 1965 को स्वतंत्रता दिवस के विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई। तो भाई भारत में विधिवत जो सेवा प्रारंभ हुई थी वो 1965 में हुई थी 15 अगस्त। और भाई 1965 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि 23 मई 1964 को किसका देहांत हो गया था? नेहरू का देहांत हो गया था। नेहरू के देहांत के बाद उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन का नाम दिया गया। तो भाई दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? 1 अप्रैल 1976। जनतंत्र को प्रबल मानने में जहां समाज पुराने मूल्य टूट हों और नए बन रहे हों, दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब बात आती है सिनेमा की। सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी थी। यानी सिनेमा से आसे भाई, यानी सिनेमा का आविष्कार कब हुआ? टीवी तो आ गया, लेकिन सिनेमा का आविष्कार कब हुआ था? तो पहली जो फिल्म है भाई, वर्ल्ड की जो पहली फिल्म की बात करते हैं,
दुनिया की पहली फिल्म है द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये बनी थी। और भारत की पहली मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी, जिसको दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म अल्लमारा बनी। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती हैं। अगला है भाई इंटरनेट, जो आज के युग का सबसे बड़ा जनसंचार माध्यम है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसमें पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। यह एक अंतर्क्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता मूक दर्शक नहीं है, वह चर्चा बातचीत का एक हिस्सा होता है। इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। अश्लील पन्नों व आपराधिक गतिविधियों के कारण इसके दुरुपयोग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या हुआ है, क्वेश्चन डाल सकते हैं अलग से। जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। रेडियो, टेलीविज़न मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन देखते हैं। इंटरनेट का प्रयोग शादी ब्याह के लिए, टिकट बुक करवाने के लिए और कोई भी बिल जमा करने के लिए, बैंक के काम घर से करने के लिए करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नेट पर निर्भर है। सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। नेट क्राइम बढ़ाता जा रहा है। यहाँ जहाँ सिनेमा, टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक दुनिया में पहुँचा देते हैं, वहीं वे अपराधों के नए नए तरीके सिखा देते हैं। हिंसा और अश्लीलता युवा वर्ग को प्रभावित करती है। विज्ञापनों के जाल में मनुष्य फंस जाता है। अखबार और टेलीविज़न चैनलों के कुछ खास मुद्दों को उछालता जाता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जहां एक और लोग शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वहीं और नकारात्मक प्रभाव उन्हें भ्रमित, पथभ्रष्ट और चरित्र पर प्रभाव डाल रहे हैं। एक जागरूक पाठक व श्रोता होने के नाते हमें आँखें, कान और दिमाग सदा खुला रखना चाहिए भाई। ठीक है। जाहिर है संचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें अनेक द्वारपाल यानी गेट कीपर कार्य करते हैं। द्वारपाल का कार्य संचार से प्रकाशित जनसंचार माध्यमों में काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करते हैं वहाँ किसी प्रकार की सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित की जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो पहला लेसन था जनसंचार माध्यम। इसी तरह से हम आपका हर जो लेसन है आपको देते रहेंगे। आप उसे अपनी नोटबुक में उतारते रहिए और याद करते रहिए। हम मिलेंगे नए लेसन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।